हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के डे 2 को डे 1 के वीडियो पहले अपलोडेड है और भी 90 डेज प्लानर की सीरीज बिहार, इंडियन हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पॉलिटी के डे 2 का जो टॉपिक है वो है नागरिकता और मौलिक अधिकार। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही है। कथन एक सही है, हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत एकल नागरिकता प्रदान करता है, जहां नागरिक के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और उनके संबंधित राज्यों की दोहरी नागरिकता होती है। कथन दो है जो गलत है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 ने वंश द्वारा नागरिकता को 18 वर्ष की आयु के बाद अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की अनुमति दी, यदि वह भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। कथन 3 गलत है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोग जन्म से भारत के नागरिक हैं, भले ही उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय नागरिकता की शर्तों को पूरा करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 3 और 4। कथन 1 गलत है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद जन्म से भारत के नागरिक हैं। कथन 2 जो है वो भी गलत है। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोगों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या जिनके माता पिता में से एक भारत के नागरिक हों और दूसरा उनके जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो। वंश से 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति भारत का नागरिक होने के योग्य है यदि उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 और उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंशानुक्रम द्वारा भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक कि उसका जन्म या जन्म तिथि से 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति से उक्त अवधि की समाप्ति के बाद किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत ना हो जाए। पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है जो आवेदन करने से पहले 7 वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से निवास करता है। प्राकृतिकरण द्वारा केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को आवेदन पर प्राकृतिकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि 12 महीने की उक्त अवधि से ठीक पहले के 14 वर्ष के दौरान वह या तो भारत में रहता है या भारत की किसी सरकार की सेवा में रहा या आंशिक रूप से एक और आंशिक रूप से दूसरे कुल मिलाकर 11 वर्षों से कम नहीं की अवधि के लिए रहा है। इसलिए कथन 3 और 4 जो है सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 में। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय नागरिकों के नुकसान का निम्नलिखित आधार प्रदान करता है। त्याग द्वारा एक भारतीय नागरिक की घोषणा करके और इसे अंततः पंजीकृत कराकर अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। समाप्ति द्वारा यदि भारत का कोई नागरिक जानबूझकर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। वंचना द्वारा यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई है, नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार और संचार किया है, नागरिक पंजीकरण या प्राकृतिकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद किया गया है और नागरिक 7 साल से भारत से बाहर सामान्य रूप से निवासी रहा है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई एकल नागरिकता का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा डी, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संसद से प्रभावित है। संस्थापक नवजात लोकतंत्र के भीतर विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए प्रस्तावना द्वारा उजागर किए गए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन नागरिकता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा ए, किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति।
न्यायालय के समय समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। सरकारी पद धारण करने का विशेषाधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभ्यास एक नागरिक द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रश्न में सबसे अच्छी परिभाषा पूछी गई है, इसलिए पहला कथन सबसे अच्छा अर्थ रखता है। अगला कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं जो है गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है। कथन एक सही है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी केवल भारत नागरिकों को दी जाती है। मित्रवत विदेशी उन देशों के लोग हैं जिनके भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। कथन दो भी सही है, विदेशी शत्रु या उस देश के लोग जो भारत के साथ युद्ध में हैं वे मित्रवत विदेशियों की तुलना में कम अधिकारों का आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन एक मित्रवत विदेशी को यह मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। कथन 3 सही है, शत्रु विदेशी में न केवल भारत के साथ युद्धरत राज्य के विषय शामिल हैं, बल्कि ऐसे भारत नागरिक भी शामिल हैं जो स्वेच्छा से ऐसे राज्य में रहते हैं या उसके साथ व्यापार करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, जो किस तारीख तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा ए, 31 दिसंबर 2014 तक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे लोकप्रिय रूप से सीएए के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत नागरिकता प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। कानून इन देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है जो देशव्यापी विरोध और हिंसा का मुख्य कारण बना था। निम्नलिखित में कौन सा लाभ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नहीं मिलता, तो आंसर हो जाएगा ए, भारतीय नागरिकों के समान संग्रहालयों में जाने के लिए प्रवेश शुल्क। उन्हें भारत में किसी भी अवधि के लिए रहने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। दीर्घकालिक वीजा वाले विदेशियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। ओसीआई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उन्नत जैसी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए बहु प्रवेश आजीवन वीजा पाने के हकदार हैं। संग्रहालय में जाने के लिए प्रवेश शुल्क एनआरआई के समान है, भारतीय नागरिकों के समान नहीं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा 9 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कथन एक गलत है, केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है भारत के क्षेत्र में अधिवास। अगला है कथन 2 जो है वो भी गलत है। भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राज्य के प्रमुख बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में जन्म से नागरिक ही देश के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है। गलत। कथन 3 भी जो है गलत है। किसी भी देश के किसी भी विदेशी को नागरिकता दिए जाने के बाद नागरिकता के नियमों में उल्लेखित परिस्थितियों में उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। कथन 1 सही है, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। हालांकि इसमें इस संबंध में स्थायी या विस्तृत प्रावधान नहीं है। यह मुख्य रूप से उन लोगों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ 26 जनवरी 1950 पर भारत के नागरिक बन गए, लेकिन यह उस स्थिति के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि को संबोधित नहीं करता है। कथन 2 गलत है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो सरकार निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारत नागरिक बनेंगे। यह एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया तो सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को कैसे संशोधित किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा बी, संसदीय विधान के माध्यम से। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के बारे में प्रावधान करने की शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या माना जाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और हानि के लिए प्रावधान करता है।
और इसे कई बार संशोधित किया गया है। इसलिए संसदीय विधान के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और योग्यता में बदलाव किया जा सकता है। भारतीय संविधान और नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मूल्यांकन करना है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। कथन एक जो है गलत है। संविधान नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसे विस्तृत प्रावधानों का अभाव है। कथन दो भी गलत है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता के स्वैच्छिक अधिग्रहण पर रोक लगाता है, न कि अनुच्छेद 7। कथन 3 सही है। संसद के पास नागरिकता से संबंधित नियम स्थापित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 11। समाप्ति से भारतीय नागरिकों की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है? शांति काल के दौरान स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर और बिना किसी दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। हालांकि यह प्रावधान उस युद्ध के दौरान लागू नहीं होते जिसमें भारत शामिल है। किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत की नागरिकता को समाप्त कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा बी, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना। केंद्र सरकार धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना, भारत के संविधान के प्रति अनिष्टता दिखाने, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार करने या संवाद करने, पंजीकरण या प्राकृतिकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद होने और 7 साल तक भारत के बाहर लगातार साधारण निवास करने सहित विभिन्न शर्तों के तहत भारतीय नागरिकता को अनिवार्य रूप से समाप्त कर सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए। 1 और 3 जो है सही है। कथन 1 सही है। एनपीआर डेटा को शुरू में 2010 में जनगणना 2011 की जनगणना के दौरान एकत्र किया गया था। कथन 2 गलत है। गृह मंत्रालय के अनुसार सामान्य निवासी वे व्यक्ति हैं जो कम से कम पिछले 6 महीने से स्थानीय क्षेत्र में रह रहे हैं। कथन 3 सही है। एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। कथन 4 गलत है। 2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम ने धारा 14 पेश की, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के अनिवार्य पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान है। हालांकि इसमें भारत नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरआईसी या नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी के रखरखाव का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की अवधारणा कुछ विशेषताओं द्वारा चिन्हित है। भारत नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21 का आंसर हो जाएगा डी। केवल 4 जो है सही है। भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए समान अधिकार प्रदान करती है। कथन 1 गलत है। भारत नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त हैं। कथन 2 गलत है। भारत का संविधान केवल एकल नागरिकता की अनुमति देता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय राज्य दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाते हैं। कथन 3 गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाता है, न कि भारत की तरह एकल नागरिकता। कथन 4 सही है। भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली लोगों के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए समान अधिकार प्रदान करती है, जिससे एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों को उसके संगत विवरणों से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 5 हो जाएगा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 7 हो जाएगा पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 हो जाएगा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करना, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। और अनुच्छेद 11 हो जाएगा संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। अगला देखते हैं। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कथन 1 जो है सही है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। यह आवश्यक मानवाधिकार है जिन्हें यूएसए के अधिकार विधेयक से अपनी प्रेरणा से प्राप्त की है। यह सभी भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी गारंटी दी गई है। कथन 2 भी सही है। मौलिक अधिकार समानता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता के अधिकार आदि के माध्यम से देश में अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं। कथन 3 भी सही है। वे कानून के शासन और कानून के समान संरक्षण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता की रूपरेखा स्थापित करते हैं। ये सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। कथन 4 भी सही है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक अपने नियोजित और उचित प्रावधानों के माध्यम से आचरण, नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता के मानक प्रदान करते हैं। अगला मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है सही है। कथन 1 सही है।
अंतिम लक्ष्य मनुष्यों के शासन के बजाय कानून का शासन स्थापित करना है। नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सरकार को मनमाने कानून बनाने से रोकना और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। कथन 2 भी सही है। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों को चार्टर मौलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज था और इसे बैरन के दबाव में बनाया गया था, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कथन 3 गलत है। वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा नहीं देते बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। तो 3 का जो हमारा आंसर है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आंसर जो है गलत दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा उसमें सिर्फ जो है डी जो है यानी 4 नंबर जो है वो सही है। पहला कथन जो है गलत है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि वे प्रकृति में योग्य हैं जिन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। कथन 2 भी गलत है। वे प्रकृति में पवित्र नहीं है और केशवानंद भारतीय मामले में निहित मूल संरचना सिद्धांत को प्रभावित किए बिना संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उन्हें कम किया जा सकता है। कथन 3 भी गलत है। उनमें से कुछ संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर लागू किए जाते हैं जिनमें से अधिकांश स्व निष्पादक हैं यानी अपने आप लागू होने योग्य। कथन 4 सही है। मौलिक अधिकार नियोजित है अर्थात यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। कानून के शासन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कथन 1 जो है गलत है। भारत में संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत है, हालांकि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। कथन बी भी गलत है। सभी नागरिकों को भूमि के कानून के प्रति समान अधीनता कानून के समक्ष समानता को प्रतिपादित करती है जो अनुच्छेद 14 का मूल आधार है। कथन सी भी गलत है। कानून में मनमानी शक्तियों का अभाव क्योंकि व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ भी कानून के शासन का उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार को प्रदान किए गए? तो आंसर हो जाएगा बी, भाग 3। भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है। मौलिक अधिकार बुनियादी मानवाधिकार का एक समूह है जिसकी गारंटी भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित है। भाग 6 में 36 से 51 राजनीति निर्देशक भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस स्रोत से उधार लिए गए? तो आंसर हो जाएगा ए, अमेरिकी संविधान से। मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है सही है। मौलिक अधिकार कुछ मामले में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी है। संविधान का अभिन्न समावेश। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सहजता से एकीकृत किया गया जो एक ऐसा मुख्य घटक है जिसे सामान्य कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संरक्षण। इन अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षित एवं गारंटीकृत किया गया है जिससे उनका महत्व और परिवर्तनीयता सुनिश्चित होती है। योग्य और संसाधन योग्य। हालांकि मौलिक अधिकार पूर्ण या अस्थायी नहीं है लेकिन इन्हें केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही सीमित या संशोधित किया जा सकता है जिससे उनके आवश्यक चरित्र को संरक्षित किया जा सके। नियोजित प्रकृति। मौलिक अधिकार नियोजित हैं जिसमें व्यक्तियों को अपने अधिकारों को उल्लंघन होने पर न्यायालय में कानूनी सहारा लेने की अनुमति मिलती है। आपातकालीन निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के तहत संरक्षित अधिकारों के अभ्यास के साथ कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। संसदीय प्रतिबंध प्राधिकरण। संसद अनुच्छेद 33 में उल्लेखित विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान सशस्त्र बलों जैसे विशिष्ट समूहों पर मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित या निरस्त करने की शक्ति रखती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक जो है सही है। किसी कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदान की जाती है। संवैधानिक संशोधन और अध्यादेशों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अतिरिक्त जानकारी। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह निर्धारित करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक कोई भी कानून अमान्य माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। मौलिक अधिकारों और
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित है। संवैधानिक संशोधन के लिए छूट। अनुच्छेद 13 हालांकि संवैधानिक संशोधन को चुनौती से स्पष्ट रूप से छूट देते हैं क्योंकि उन्हें सामान्य कानून नहीं माना जाता है। केशवानंद भारती केस अपवाद। ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है, जिससे न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ गया। न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के माध्यम से और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के माध्यम से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार वारंटों सहित रिट जारी करने का अधिकार रखते हैं। भारत में कानून के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा ये जो है गलत है। एल्बर्ट वेन डाइजी द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन की अवधारणा कानूनी और संवैधानिक ढांचे का अभिन्न अंग है। इसके महत्व को उजागर करने वाले 3 मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कानून के समक्ष समानता। कानून के शासन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति समान कानूनी ढांचे के अधीन है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं। संविधान के स्रोत के रूप में मौलिक अधिकार। कानून का शासन मौलिक अधिकारों को संविधान की नींव के रूप में देखता है और उनकी सर्वोच्चता पर जोर देता है। यह स्थापित करता है कि नागरिक अधिकार कानून से प्राप्त नहीं होते बल्कि अंतर्निहित होते हैं और संविधान इन अधिकारों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए बनाया गया एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज के लिए सिद्धांत। कानून का शासन एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिद्धांतों या आदेशों के एक समूह को शामिल करता है। यह देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कानून के अधीन रहने पर जोर देता है तथा कानूनी सिद्धांत के प्रति एक रूपता, निष्पक्षता और पालन की वकालत करता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। निम्नलिखित मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 15 यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 यह जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 यह प्रत्येक नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने, संघ बनाने, आवागमन, निवास और व्यवसायों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 यह सभी धार्मिक संप्रदायों को शिक्षा और चिकित्सा राहत के मामले में गरीबों की राहत प्रदान करने के लिए मुफ्त और धर्मांत संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देता है। अगला है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है गलत बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 जो है गलत है। कथन 1 सही है। दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार चार्टर को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य सभी लोगों के अस्तित्व के मूल अधिकार प्रदान करना था। कथन 2 सही है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मूल अधिकार है जिनका सभी मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से लाभ उठाना चाहिए, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। इसलिए हमारे मौलिक अधिकार इससे प्रेरणा लेते हैं। कथन 3 गलत है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि हर किसी को अकेले और साथ ही दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कथन 4 सही है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मंजूरी दी गई। 2023 में घोषणा की 75वीं वर्षगांठ है। 2023 की थीम थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। कथन और कारण दिए हैं। कथन है इंग्लैंड अमेरिका में संसदीय सर्वोच्चता के विपरीत न्यायिक सर्वोच्चता की वकालत करता है। इंग्लैंड में न्यायालयों के पास कार्यकारी अत्याचार के खिलाफ व्यक्ति की रक्षा करने की पूरी शक्ति होती है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों पर विधायी आक्रमण के खिलाफ न्यायालय शक्तिहीन है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय बिल ऑफ राइट्स के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर कांग्रेस के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सक्षम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, तो क्या है, निम्नलिखित कोड के अनुसार उत्तर चिन्हित करना है, तो आंसर हो जाएगा डी। ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है, सॉरी ए असत्य है और आर जो है सत्य है। ए फॉल्स है और डी जो है आर जो है सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता के विपरीत न्यायिक सर्वोच्चता की वकालत करता है। अंग्रेजी कार्यपालिका शक्ति के दुरुपयोग से व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी संविधान के निर्माता न केवल कार्यपालिका बल्कि विधायिका की निरंकुशता से भी आशंकित थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी
तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।